गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। कैसे हैं आप लोग? तो आज हम लोग अपने कॉम्पिटिटिव बायोलॉजी की जो सीरीज़ है उसी को हम आगे बढ़ाएंगे। और पिछले उसमें या पिछले लेक्चर में आपने बोटेनी के बारे में पढ़ा था। इसका मतलब आपको प्लांट किंगडम के बारे में अब पूरी जानकारी हो चुकी है। इसके साथ साथ आपको जेनेटिक्स के मेन फीचर्स, सेल बायोलॉजी, सेल स्ट्रक्चर और कुछ बायोलॉजिकल टर्म्स, ये सब चीज़ें आपने अभी तक पढ़ी। ठीक है, तो आज हम लोग अपने इसी सीरीज़ को आगे बढ़ाएंगे। और आज के लेक्चर में मैं आपको इकोलॉजी अर्थात इन्वायरमेंट से रिलेटेड हम थोड़ा कुछ चीज़ें पढ़ेंगे और समझेंगे। और आज हम लोग जूलॉजी को भी स्टार्ट करेंगे। तो इसका मतलब आप जूलॉजी के एनिमल किंगडम के बारे में अब जानकारी लेंगे। ठीक है, ये वाला फीचर आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा आता नहीं है किसी एग्ज़ामों में, लेकिन आप कभी स्टेट लेवल या कुछ बड़े एग्ज़ाम जिनमें मतलब कि साइंस पोर्शन ज़्यादा हो तो वहाँ पे आपको जूलॉजी के क्वेश्चन भी मिलेंगे। और जूलॉजी में आपको यहाँ पे फाइलम, इसका मतलब आपके जितने एनिमल किंगडम हैं उन्हें कई फाइलम में डिवाइड किया गया है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग आज के लेक्चर में देखेंगे। ठीक है, और दूसरी चीज़, आपके अंदर हमेशा जब भी आप लर्निंग करते हैं तो आपके अंदर हमेशा एक विलिंगनेस होनी चाहिए कि मैं कुछ नई चीज़ सीखने जा रहा हूँ, तब जाके आपको उसका फ़ायदा मिलेगा। अगर आप यही सोच के करेंगे कि मुझे केवल एग्ज़ाम की पॉइंट ऑफ व्यू से देखना है तो इसका मतलब यही हुआ कि वो चीज़ें आपको फिर अच्छे से समझ में नहीं आएंगी। आप किसी प्रेशर के अंदर वो काम कर रहे हैं। ठीक है, मैं ये चीज़ें आपको बार बार इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आपको केवल साइंस के साथ साथ और भी सब्जेक्ट पढ़ने होते हैं। तो ये एक तरीके से ये होता है कि आपको ये समझना है कि हमें क्या पिक करना है और क्या छोड़ना है। ठीक है, मेरी भी यही कोशिश रहती है कि मैं जब आपके सामने कोई लेक्चर लाता हूँ तो मैं जिन सेंटेंसों के ऊपर ज़्यादा जोर दे रहा हूँ इसका मतलब वो एग्ज़ाम में कई बार पूछे गए हैं और आपको उनके ऊपर ज़्यादा ध्यान देना है। और जिन चीज़ों को मैं धीरे धीरे पढ़ के निकाल दे रहा हूँ इसका मतलब वो चीज़ें अभी एग्ज़ामों में इतनी ज़्यादा नहीं पूछी जाती। ठीक है, तो चलिए हम लोग आज के लेक्चर की शुरुआत करते हैं। और सबसे पहले अगर आप एनिमल किंगडम पढ़ रहे हैं तो आपको कुछ टर्म्स के बारे में पता होना चाहिए जो एग्ज़ामों में भी पूछे जाते हैं। और आपको जनरल वे में आप हर चीज़ें पढ़ते हैं लेकिन इन वर्डों की तरफ ध्यान नहीं देते, या आप अभी भी किसी से इन वर्डों के बारे में पूछेंगे तो उन्हें सच्चे में उनके बारे में इतनी अच्छे से जानकारी नहीं रहेगी। तो सबसे पहले तो हम एनिमल किंगडम की तरफ बढ़ने से पहले हम कुछ वर्डों को देखते हैं और समझते हैं कि वो वर्ड है क्या। ठीक है, आइए देखिए। तो सबसे पहले आपके सामने दो वर्ड आ रहे हैं और वो हैं आपके पास एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म। ये दोनों वर्ड जो हैं ये आपके शरीर में जितना भी डाइजेशन होता है मेटाबॉलिज्म एक्टिविटी वो होती है जिसमें कोई पार्टिकल या कोई भी चीज़ डाइजेस्ट हो या अपने ब्रेक डाउन हो और उससे हमें एनर्जी मिले। अब ब्रेक डाउन दो तरीके से हो सकता है, एक कैटाबॉलिक और एक एनाबॉलिक। तो एनाबॉलिक जो है वो होता है सिंथेसिस। सिंथेसिस मतलब होता है कोई चीज़ जुड़ना, जब कई चीज़ों से जुड़ के कोई चीज़ मिले। ठीक है, तो सिंपलर फॉर्म्स हैं वो आपस में मिलकर कोई कॉम्प्लेक्स फॉर्म जब बनाते हैं तो उसे हम बोलेंगे एनाबॉलिक। ठीक है, इसी तरीके से जब आप कैटाबॉलिज्म में आएंगे तो कोई कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल जब अपने छोटे भागों में टूटता है तो उसे हम बोलते हैं कैटाबॉलिज्म। तो हमारे शरीर में जितनी भी रिएक्शन होती है वो एनाबॉलिज्म और कैटाबॉलिज्म से ही मिलके बनी होती है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए। दूसरा,
आपके सामने आता है, ये बोल रहा है व्हाट आर मेटाबॉलिक एक्टिविटीज़, या मेटाबॉलिक रिएक्शन क्या होते हैं। तो देखिए ये क्या लिख रहा है, इट इज़ द केमिकल रिएक्शन इन द बॉडी सेल दैट चेंज फूड इनटू एनर्जी। हमारे फूड में से एनर्जी जो मिलती है उस रिएक्शन को पूरा हम लोग क्या बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म। यहाँ तक कोई दिक्कत? आगे देखिए, आवर बॉडीज नीड दिस एनर्जी टू डू एवरीथिंग फ्रॉम मूविंग टू थिंकिंग टू ग्रोइंग। और इसी ऊर्जा का इस्तेमाल करके हम अपनी ज़िंदगी में या अपने शरीर से सारी चीज़ें करते हैं। ठीक है। स्पेसिफिक प्रोटीन्स इन द बॉडी कंट्रोल द केमिकल रिएक्शंस ऑफ मेटाबॉलिज्म। और ये जो मेटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है ये ऐसे ही हवा में नहीं हो रहा, हमारे शरीर में कई प्रोटीन इसके अंदर लगते हैं, तब जाके ये रिएक्शन पूरी होती है और हमें एनर्जी मिलती है। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए। तो मैंने मेटाबॉलिक रिएक्शन आपको बता दिया। इसके अंदर देखिए इन्होंने दो चीज़ और बताई है, वो भी आप समझ लीजिए। इन्होंने बोला कैटाबॉलिक एक्टिविटी क्या होती है, ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड्स। तो ब्रेक डाउन ऑफ कंपाउंड आपको किस में देखने को मिलता है, जब ग्लूकोज का ब्रेक डाउन होता है किस में, पायरूवेट में। और ये कौन सी रिएक्शन होती है, सेलुलर रेस्पिरेशन। जो हम सेलुलर रेस्पिरेशन करते हैं या जो हम श्वास लेते हैं उसमें हमारे शरीर में ग्लूकोज ब्रेक डाउन होता है और उससे पायरूवेट और एटीपी एनर्जी निकलती है। तो ब्रेक डाउन ऑफ ग्लूकोज कौन सी रिएक्शन हो गई, कैटाबॉलिक रिएक्शन। इसी तरीके से एनाबॉलिक रिएक्शन मतलब क्या हुआ, सिंथेसिस ऑफ कंपाउंड। कंपाउंड बनना छोटे छोटे उससे, तो उसमें आपको कौन मिलेगा, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और न्यूक्लिक एसिड जितने भी हैं वो सारे शरीर में वो सब एनाबॉलिक रिएक्शन से मिलके बनते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए। अब आता है बाइलेटरल सिमेट्री। तो बाइलेटरल सिमेट्री मतलब आप बस ये समझिए, बाइलेटरल सिमेट्री का मतलब ये हुआ कोई चीज़ जिसे हम राइट और लेफ़्ट में बराबर भागों में बांट सके, और ये किसी तरीके से नहीं बटेगा, बस राइट और लेफ़्ट मतलब दो भाग, इधर के और इधर के भाग अगर बराबर हों तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाइलेटरल सिमेट्री। इसे हम बोलते हैं मिरर इमेज। आपको मिरर इमेज आप पढ़े होंगे, तो जब आपके राइट की इमेज लेफ़्ट में एकदम बराबर बराबर बन जाए तो वैसी मिरर इमेज क्या कहलाएगी, बाइलेटरल सिमेट्री। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए। देखिए आगे क्या लिखा है, इन्होंने लिखा है एग्जाम्पल ऑफ एनिमल दैट पोसेस बाइलेटरल सिमेट्री। आपको पता होना चाहिए कि बाइलेटरल सिमेट्री कौन कौन से एनिमल में हैं। तो फ्लैट वर्म आप याद रखिएगा, सारे के सारे वर्म में कॉमन वर्म्स आपको याद रखना है, ऑक्टोपस याद रखना है, स्पाइडर याद रखना है, सी स्टार याद रखना है, और हम सब भी ह्यूमन खुद, एक आदमी, हम लोगों का जो ढांचा है वो भी राइट और लेफ़्ट में बराबर भागों में बट सकता है। तो हम लोग भी कौन से उसमें हैं, बाइलेटरल सिमेट्री। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए। आगे देखिए, अब आता है रेडियल सिमेट्री। तो रेडियल सिमेट्री मतलब ये हुआ कि आप अंदर का अगर कोई पॉइंट लेंगे और वहाँ से कहीं से भी काटेंगे आप, आपको हर जगह से बराबर भाग अगर मिल जाए तो आप समझ लीजिए कि वो क्या है, रेडियल सिमेट्री। देखिए, एनिमल्स विथ रेडियल सिमेट्री, एनिमल विथ रेडियल सिमेट्री हैव नो राइट और लेफ्ट साइड, ओनली टॉप और बॉटम, एंड दीज स्पीसीज आर कॉल्ड यूजुअली मेरीन ऑर्गेनिज्म। आपको रेडियल सिमेट्री, एक आपके पास हिंट है ये कि रेडियल सिमेट्री के जो ऑर्गेनिजम्स हैं वो अधिकतर क्या होंगे, मेरीन। मेरीन मतलब आपके जल में पाए जाने वाले अधिकतर जो एनिमल्स होते हैं उनके अंदर रेडियल सिमेट्री पाई जाती है। तो इसमें आपको दो कौन कौन से मिले, जेलीफिश और कोराल्स। कोराल्स आपको मालूम है, अगर आप ज्योग्राफी पढ़े होंगे तो कोराल रीफ के बारे में आपने पढ़ा होगा कि ऑस्ट्रेलिया में सबसे बड़ा कोराल रीफ है, और हमारे यहाँ पे जो लक्षद्वीप है उसके अंदर भी कोराल्स मिलते हैं। ठीक है, ये कोराल्स एक ऑर्गेनिज्म है जो कैल्शियम कार्बोनेट के टूटने से या उनके आपस में जुड़ने से मिलके बनते हैं। ठीक है, तो आपको ये पता चल गया रेडियल सिमेट्री क्या होती है। आगे आइए, आगे आता है यूनिसेक्सुअल और बाइसेक्सुअल। देखिए, एक होता है यूनिसेक्सुअल और एक होता है बाइसेक्सुअल।
तो आप इतना समझिए कि जब एक ऑर्गेनिज्म के अंदर केवल एक ही सेक्स मौजूद हो, या तो मेल या तो फीमेल, तो इसका मतलब वो क्या हो गया, यूनिसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल मतलब जब एक ही आदमी के अंदर मेल भी मौजूद हो और फीमेल भी मौजूद हो, दोनों के सेक्स ऑर्गन्स मौजूद हों, तो उसे हम क्या बोलेंगे, बाइसेक्सुअल। तो आपको एग्जाम्पल देखना है तो आप देखेंगे कि यूनिसेक्सुअल में मैमल्स में हम लोग आते हैं, इंसेक्ट्स, स्पॉन्जेस, बर्ड्स एंड रेप्टाइल्स, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, यूनिसेक्सुअल। और बाइसेक्सुअल में आपको याद रखना है अर्थवॉर्म, कॉकरोच और जेलीफिश और स्क्विड भी आप याद रख सकते हैं। पूछता है कभी कभार कि स्क्विड के अंदर कौन सा ऑर्गेनिज्म है, तो आपको पता होना चाहिए बाइसेक्सुअल ऑर्गेनिज्म है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, आगे लिख रहा है आपने एनिमल देख लिया, इसी तरीके से आपको फ्लावर भी पता होने चाहिए। तो यूनिसेक्सुअल फ्लावर, अगर मैं फ्लावर की बात करूं तो पपाया, वाटरमेलन और मलबेरी, ये 3 आपको याद रखना है जो यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स होते हैं। दे आर कॉल्ड इनकम्प्लीट फ्लावर्स, क्योंकि इनके अंदर दोनों नहीं होते, स्टेमेंस और कार्पल्स, एंड टू रिप्रोड्यूस दे अंडरगो क्रॉस पॉलिनेशन, मतलब एक से दूसरे में, ठीक है। दे डू नॉट हैव बोथ, इनके अंदर स्टेमेंस और कार्पल्स, या तो केवल स्टेमेन रहेगा या तो कार्पल। और स्टेमेन और कार्पल क्या होता है, आप पीछे बोटेनी पढ़ चुके हैं, अब आपको पता होना चाहिए कि स्टेमेंस और कार्पल्स क्या होता है। ये दोनों सेक्स ऑर्गन्स हैं किसके, या सेक्स रिप्रोडक्टिव पार्ट्स हैं किसके, प्लांट्स के, ठीक है। आगे आइए, आगे आता है हमारे पास बाइसेक्सुअल फ्लावर और बाइसेक्सुअल, अच्छा मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। यूनिसेक्सुअल फ्लावर आपको पता होने चाहिए, ये 3 हैं, ठीक है। आगे आइए, आगे आता है बाइसेक्सुअल फ्लावर। तो बाइसेक्सुअल फ्लावर में आपको पता होना चाहिए लिली, रोज़, सनफ्लावर, तुलिप और डैफोडिल। इसके अलावा आपको मैंगो, चाइल्ड, टोमेटो, ये सारे के सारे आपके क्या हैं, बाइसेक्सुअल फ्लावर, ठीक है। आगे आइए, आगे आपके शरीर बहुत बार आप थोरेक्स या थोरेक्स कैविटी सुनेंगे। जब मैं आपको अभी पढ़ाऊँगा तो ये वर्ड आपको बार बार देखने को मिलेंगे। तो आप समझ लीजिए कि जो थोरेक्स होता है वो आपका चेस्ट पार्ट जो होता है उसी को हम लोग कहते हैं थोरेक्स, ठीक है। आगे आइए, आगे आता है आपको एलिमेंट्री कैनाल, बार बार पूछता है कि एलिमेंट्री कैनाल क्या होता है। तो आप समझ लीजिए कि माउथ से लेकर आपके एनस तक, जहाँ से एक्सक्रीशन होता है, वहाँ तक का पूरा पार्ट जो डाइजेशन में इस्तेमाल होता है, वो पूरी ट्रैक, माउथ से लेके एनस तक की पूरी ट्रैक जो है उसको हम क्या बोलते हैं, एलिमेंट्री कैनाल। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ये चीज़। दीज ऑर्गन्स इंक्लूड माउथ, फेरनेक्स मतलब हो गया थ्रोट, ओइसोफेगस हो गया हमारी फूड पाइप, स्टमक हो गया पेट, स्मॉल इंटेस्टाइन और लार्ज इंटेस्टाइन, इसके साथ साथ रेक्टम और एनस, इतनी चीज़ें मिल के पूरा आपका एलिमेंट्री कैनाल बनता है। तो हम ये कह सकते हैं कि एलिमेंट्री कैनाल हमारे शरीर का क्या है, डाइजेस्टिव ट्रैक है। पाचन तंत्र की प्रक्रिया आपके किससे होती है, एलिमेंट्री कैनाल से। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको, कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, फिर से ये यही चीज़ बताया कि एलिमेंट्री कैनाल मस्कुलर ट्यूब है जो माउथ से एनस तक होती है। और ह्यूमन डाइजेशन सिस्टम में अगर बोलेंगे तो माउथ हो गया, फेरनेक्स हो गया, ओइसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन एंड एनस, ठीक है। जब हम डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ेंगे तो इसके बारे में हम अच्छे से जानकारी लेंगे, ठीक है। आगे आइए, आगे आता है आपके एक वर्ड आएगा नोटोकॉर्ड, वर्ड आएगा आपके नोटोकॉर्ड। तो नोटोकॉर्ड मतलब ये समझिए हमारे शरीर का जो स्पाइनल फॉर्म है, रीढ़ की हड्डी है, ये जो रीढ़ की हड्डी होती है, ये जब शुरुआती प्रक्रिया में होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नोटोकॉर्ड। तो आप ये कह सकते हैं कि नोटोकॉर्ड हेल्प्स इन, किस में हेल्प करता है ये, वर्टिब्रा। वर्टिब्रा मतलब होता है आपके शरीर की जो हड्डियां हैं, जो हड्डी का ढांचा है, वही वर्टिब्रल कॉलम होता है, ठीक है। तो देखिए क्या लिखा है, नोटोकॉर्ड इज ए सॉलिड सिलेंडर ऑफ इंट्रा एम्ब्रियोनिक स्टेज मीसोडर्म। हमारे शरीर में 3 होता है, एक्टो, मीसो और एंडो।
ये तीन जब शरीर के सेक्स ऑर्गन से हमारे शरीर का ढांचा बनता है तो 3 लेयर से मिल के बनता है, इकोडर्म, मीसोडर्म और एंडोडर्म। तो आप ये समझिए कि आपके नोटोकॉर्ड की प्रक्रिया जो होती है वो मीसोडर्म से होती है, ठीक है। दूसरा, वर्टिब्रल कॉलम के फॉर्मेशन में ये काम आता है, हमारे शरीर की वर्टिब्रल बॉडी बनती है इससे। और न्यूरल ट्यूब, न्यूरल मतलब क्या हो गया, नर्व्स, नर्व से संबंधित चीज़ भी आपके नोटोकॉर्ड से ही शुरू होती है। और हमें मालूम है कि स्पाइनल कॉर्ड जो है वही रिफ्लेक्स एक्शन, हमारे ब्रेन के सिग्नल को हमारे पूरे शरीर तक पहुंचाने का काम कौन करता है, स्पाइनल कॉर्ड, ठीक है। उसी तरीके से आपके नोटोकॉर्ड जो है वो फॉर्मेशन ऑफ न्यूरल ट्यूब के काम में आता है। यहाँ तक दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। आगे वर्ड आता है आपके पास एनुलस। तो आप जब पढ़े होंगे तो कार्बन डेटिंग या कार्बन C12 मेथड से हमें मालूम है कि ट्री की एज नापी जाती है, तो उस एज के अंदर ट्री की रिंग नापी जाती है, तो इस रिंग को हम लोग क्या कहते हैं, एनुलस, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एनुलस। आगे आइए, और आगे बढ़ने से पहले आप इतना समझ लीजिए, बस 2 वर्ड और आएंगे आपके सामने, एक आएगा डिप्लोब्लास्टिक और एक आएगा आपके पास ट्रिप्लोब्लास्टिक। तो आपको बस इतना ध्यान रखना है कि जो डिप्लोब्लास्टिक है इसके अंदर एक्टो और एंडो केवल 2 ही चीज़ मौजूद होगी। जब जर्म लेयर से हमारे शरीर की फॉर्मेशन होती है तो उसमें आपको केवल एक्टो और एंडो मिलेगा, और जब ट्रिप्लोब्लास्टिक पे आप आएंगे तो आपको इसके अंदर एक्टो, एंडो और मीसो तीनों चीज़ें आपको मिलेंगी। तो ट्रिप्लो मतलब 3 लेयर हो गया और डिप्लो मतलब क्या हो गया, 2 लेयर हो गया, ठीक है। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत, ठीक। आगे देखिए क्या मैं बोलना चाह रहा हूँ। तो हमें ये समझना है, द की डिफरेंस बिटवीन द डिप्लोब्लास्टिक एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल इज द डिप्लोब्लास्टिक एनिमल प्रोड्यूस ओनली 2 जर्म लेयर एंड ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल्स प्रोड्यूस 3 जर्म लेयर्स। ये जर्म लेयर जो होती है वो जर्म सेल से बनी होती है, और जर्म सेल हमारे शरीर में सेक्स सेल्स के रूप में या गैमेट्स के रूप में इस्तेमाल होते हैं, ठीक है। आइए, तो आपने एक तरीके से ओवरव्यू ले लिया जो जो मेन वर्ड इसके अंदर आएंगे। तो आइए अब हम लोग चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। तो देखिए यहाँ पे क्या लिखा है। सबसे पहले इन्होंने लिखा है इकोलॉजी, और उसके बाद इन्होंने लिखा है स्टडी ऑफ इंटर रिलेशनशिप बिटवीन लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड देयर इन्वायरमेंट। जब ऑर्गेनिज्म और उसके वातावरण के बीच के संबंध के बारे में हम लोग पढ़ेंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, इकोलॉजी। आगे देखिए, वेरियस पॉपुलेशन ऑफ ए लिविंग इन ए डेफिनेट प्लेस। जो हम लोग हैं, पॉपुलेशन जो है वो बायोटिक है। बायोटिक मतलब जैविक, और जैविक मतलब क्या हो गया, जो जीव हों वो हो गए क्या, बायोटिक कंपोनेंट। आगे देखिए, इकोसिस्टम ऑफ इकोलॉजिकल सिस्टम वर्ड। सबसे पहले इकोसिस्टम वर्ड जो है इसके बारे में किसने जिक्र किया, टांसले ने। याद रखिएगा ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि इकोसिस्टम टर्म को कॉइन किसने किया, टांसले साइंटिस्ट ने। आगे आइए, एवरी इकोसिस्टम इज मेड अप ऑफ 2 कंपोनेंट। हर इकोसिस्टम में 2 भाग होगा, एक होगा आपका बायोटिक और एक होगा एबायोटिक। और बायोटिक में आपके कौन कौन आएंगे, एक वो जो खाना बनाते हैं, एक वो जो उनसे खाना कंज्यूम करते हैं, और एक वो जब ये कंज्यूमर और प्रोड्यूसर मर जाते हैं तो उनको डिकम्पोज कर देते हैं। तो देखिए क्या लिखा है यहाँ पे, प्रोड्यूसर ये वो कंपोनेंट है जो अपना खाना खुद से बनाते हैं और इसमें सारे के सारे ग्रीन प्लांट आते हैं। कंज्यूमर, कंज्यूमर 3 टाइप के आपको मिलेंगे। पहला प्राइमरी कंज्यूमर जो केवल ग्रीन प्लांट को खाते हैं। सेकेंडरी कंज्यूमर, ये ऑर्गेनिज्म वो हैं जो प्राइमरी कंज्यूमर को खाते हैं, ठीक है।
और टर्सरी कंज्यूमर वो हैं जो प्राइमरी और सेकेंडरी को खाते हैं। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्रीन प्लांट को खाने वाले हर्बीवोरस हो गए, उसके बाद हर्बीवोरस को खाने वाले यहाँ पे सेकेंडरी कंज्यूमर हो गए फॉक्स और पीकॉक और वुल्फ, और टर्सरी में आपके कौन आ जाएंगे, टाइगर, लॉयन और चीता। यहाँ तक कोई दिक्कत? और आगे आता है हमारे पास डिकम्पोज़र। तो डिकम्पोज़र में आपको अधिकतर फंगी और बैक्टीरिया मिलेंगे, ठीक है। और डिकम्पोज़र का काम क्या है, जितने भी डेड प्रोड्यूसर और कंज्यूमर हैं इनको ये डिकम्पोज कर देता है एंड चेंज देम इनटू एलिमेंट्स, उनको फिर से एलिमेंट की फॉर्म में वो चेंज कर देता है। हम लोग एलिमेंट से ही बने हुए हैं और हम लोगों को फिर से एलिमेंट की फॉर्म में डिकम्पोज करने का काम किसका है, डिकम्पोज़र। इसमें कौन कौन होते हैं, फंगी और बैक्टीरिया। आगे आइए, आगे आता है तो आपने बायोटिक कंपोनेंट में प्रोड्यूसर, कंज्यूमर और डिकम्पोज़र के बारे में देख लिया। अब आइए आप एबायोटिक कंपोनेंट। एबायोटिक कंपोनेंट 3 प्रकार के आपको मिलेंगे, या तो कार्बनिक, या तो नॉन कार्बनिक और या तो क्लाइमेटिक फैक्टर। तो इसमें आपको वाटर, लाइट, टेम्परेचर, एयर, ह्यूमिडिटी और मिनरल, इनके बारे में आप देखेंगे। आगे देखिए फूड चेन। फूड चेन मतलब यही हुआ कि पहले ग्रीन प्लांट ने बनाया खाना, उसके बाद उसको हर्बीवोरस ने खाया, उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर ने खाया और उसके बाद टर्सरी कंज्यूमर ने खाया। तो यही हो गई आपकी फूड चेन। तो जब एक चेन की बात करें तो ये हो गई फूड चेन, और जब हर्बीवोरस को दूसरा हर्बीवोरस खा रहा है, इस वाले हर्बीवोरस को ये वाला कंज्यूमर खा रहा है, इस वाले ग्रीन प्लांट को भी ये वाला टर्सरी वाला खा रहा है, तो जब ऐसी बहुत ढेर सारी फूड चेन आपस में मिलेंगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, फूड वेब। जैसे इंटरनेट एक वेब है ना, वैसे ही बहुत ढेर सारी फूड चेन जब आपस में मिलेगी तो उसे हम क्या बोलेंगे, फूड वेब। और इतना ध्यान रखिएगा, इतना ध्यान रखिएगा कि आपका जो ये फूड चेन होता है इसके अंदर जो ये एनर्जी पास होती है, जैसे ग्रीन प्लांट को खाया किसने, प्राइमरी ने, प्राइमरी को किसने खाया, सेकेंडरी ने, और सेकेंडरी को किसने खाया, टर्सरी ने। तो जो एनर्जी यहाँ पे 100% थी उसका केवल 10% ही यहाँ पे पहुँचता है। 10% लॉ कहते हैं इसे। फूड चेन में 10% लॉ होता है। इसका मतलब हर एक लेवल पे आपकी एनर्जी का 10% ऊपर जाते जाएगा। तो जो एनर्जी सबसे ज़्यादा इधर थी उसका 10% ये, इसका 10% ये और इसका 10% ये। इसीलिए सबसे ज़्यादा एनर्जी आपकी कहाँ पे है, सबसे बेस पे। इसे हम क्या बोलते हैं, पिरामिड ऑफ फूड चेन। पिरामिड ऑफ फूड चेन। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? ठीक है, आगे आइए। अब आते हैं हम लोग नाइट्रोजन साइकिल पे। तो नाइट्रोजन साइकिल मतलब ये हुआ कि आपका नाइट्रोजन कैसे लिविंग ऑर्गेनिज्म में पहुंचा, कैसे इसका इस्तेमाल हुआ और कैसे ये फिर से वहीं पे पहुंच गया। ठीक है, इसे हम कहेंगे साइकिल। तो नाइट्रोजन साइकिल में देखिए क्या है, पहले इन्होंने लिखा है नाइट्रोजन फिक्सेशन इज द प्रोसेस इन विच फ्री एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन is converted by living organism into nitrogenous compound that is used by the plant का इस्तेमाल, प्लांट का मतलब ये है कि प्लांट हमारे इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन मौजूद है इसे डायरेक्ट इस्तेमाल नहीं कर पाती है। तो फ्री नाइट्रोजन को सबसे पहले हमें किस में चेंज करना है, नाइट्रोजेनस कंपाउंड में। ऐसे कंपाउंड जिनके अंदर नाइट्रोजन होता है उसे हम नाइट्रोजेनस कंपाउंड कहेंगे। तो जो फ्री नाइट्रोजन है वो नाइट्रोजनस कंपाउंड में चेंज होता है। इस वाले प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसका मतलब आपने नाइट्रोजन को फिक्स कर दिया, कौन से फॉर्म में, नाइट्रोजनस कंपाउंड के फॉर्म में फिक्स कर दिया। आगे आइए, आगे ये लिख रहा है एमोनिफिकेशन। इसमें लिख रहा है फॉर्मेशन ऑफ अमोनिया फ्रॉम ऑर्गेनिक कंपाउंड लाइक प्रोटीन्स एंड न्यूक्लिक एसिड बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, फ्री नाइट्रोजन को किस में चेंज किया, नाइट्रोजनस कंपाउंड में। और ये नाइट्रोजनस कंपाउंड इन्होंने यहाँ पे, हमें पता होना चाहिए कि प्रोटीन भी हमारा एक नाइट्रोजनस कंपाउंड है और जितने भी न्यूक्लिक एसिड हैं हमारे शरीर में वो भी सब सारे क्या हैं, नाइट्रोजनस कंपाउंड है। तो ये नाइट्रोजनस कंपाउंड जो हैं ये आपके किस में चेंज हो गए, अमोनिया में, NH3। ठीक है,
तो ये नाइट्रोजनस कंपाउंड किस में चेंज हुए? अमोनिया में। अब ये अमोनिया में चेंज हुए, इसीलिए इसे क्या बोलते हैं? एमोनिफिकेशन। तो आपका सबसे पहले फ्री नाइट्रोजन था, वो किस में चेंज हुआ? नाइट्रोजनस कंपाउंड में। और नाइट्रोजनस कंपाउंड किस में चेंज हो गया? अमोनिया में। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। आगे आता है आपके पास नाइट्रिफिकेशन। इसमें ये बोल रहा है कि आपका अमोनिया जो है वो नाइट्रेट में बदल जाता है। ठीक है, तो इसमें आपको ये समझना है कि जो आपका नाइट्रोजनस कंपाउंड था वो किस में चेंज हुआ? अमोनिया में। और अमोनिया अब आपका किस में चेंज हो गया? नाइट्रेट में। तो जब वो नाइट्रेट में चेंज हुआ तो इसे हम क्या बोलेंगे? नाइट्रिफिकेशन। क्या बोलेंगे? नाइट्रिफिकेशन। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए। अब आता है आपके पास डीनाइट्रिफिकेशन। इसमें देखिए क्या लिखा है, इट इज़ द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग फिक्स नाइट्रोजन लाइक नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स एंड अमोनिया इनटू फ्री नाइट्रोजन। हमारी जितनी भी चीज़ें पीछे बनी थी, अमोनिया बना था, नाइट्रेट बना था, नाइट्राइट बना था, ठीक है, और जितने भी नाइट्रोजनस कंपाउंड बने थे, ये सब के सब फिर से उल्टा आपके फ्री नाइट्रोजन में जब चेंज होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? डीनाइट्रिफिकेशन। तो आप इतना समझिए कि सबसे पहले पहला प्रोसेस हुआ नाइट्रोजन फिक्सेशन, दूसरा प्रोसेस हुआ आपका एमोनिफिकेशन, तीसरा प्रोसेस हुआ आपका नाइट्रिफिकेशन, और लास्ट में आपके नाइट्रोजन को फिर से चेंज कर देना, तो वो क्या हो गया? डीनाइट्रिफिकेशन। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? यही है आपकी नाइट्रोजन साइकिल कि फ्री नाइट्रोजन कैसे प्लांट ने इस्तेमाल किया और कैसे उल्टा वो फिर फ्री नाइट्रोजन में चेंज हो गया। आगे आइए। अब आते हैं हम लोग पॉल्यूशन पे और थोड़ा पॉल्यूशन को समझते हैं। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत सी एग्ज़ाम में पॉल्यूशन से क्वेश्चन आते हैं, तो आपको हर एक चीज़ को बड़े ध्यान से समझना है। देखिए क्या लिखा है, अनवांटेड चेंज इन द केमिकल एंड फिजिकल फीचर्स ऑफ द वाटर, लैंड एंड वाटर। हमारे जितने भी तत्व हैं इन्वायरमेंट में, क्या है? एयर है, वाटर है और लैंड है। जब इनके अंदर ऐसे चेंज आए जो हम लोगों के लिए घाटा करे या उनके लिए घाटा करे, इन्वायरमेंट के लिए डेंजरस हो, ऑर्गेनिजम्स के लिए डेंजर हो, तो वो सारी चीज़ों की कंडीशन जो होती है वो किस में आ जाती है? पॉल्यूशन में। तो पॉल्यूशन अगर एयर, लैंड और वाटर से हो रहा है तो 3 प्रकार का पॉल्यूशन होगा, एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन। इसके अलावा देखिए जितने भी इन्वायरमेंट में चीज़ है, शोरगुल ज़्यादा हो, साउंड पॉल्यूशन, मिट्टी ख़राब हो जाए, सॉयल पॉल्यूशन, हम लोगों के न्यूक्लियर रिएक्टर अगर लीक होने लगे तो उससे क्या मिलेगा आपको? न्यूक्लियर पॉल्यूशन। ये सारा पॉल्यूशन का मतलब ये हुआ कि हमारे इन्वायरमेंट में ड्रास्टिक चेंज या अनवांटेड चेंज आ रहा है, जिससे वहाँ के ऑर्गेनिजम्स को, वहाँ के लोकल को और पूरे ग्लोबल को, सभी लोगों को उससे घाटा हो, तो उसको हम क्या बोलेंगे? पॉल्यूशन। और पॉल्यूशन कितने प्रकार के हो गए, नीचे इन्होंने बता दिया। आइए सबसे पहले एयर पॉल्यूशन की तरफ चलते हैं और देखते हैं वायु में ऐसे क्या घातक तत्व हैं जो हम लोगों के स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हैं। देखिए, when the pollution is in the atmosphere and the sufficient quantity of atmosphere reduces, ठीक है, देन इट इज़ कॉल्ड द एयर पॉल्यूशन। हमारे एयर एटमॉस्फेयर में जो पॉल्यूशन होगा उस या जितनी भी क्वांटिटी है उनका कम ज़्यादा होने लगे, हमें मालूम है कि एयर इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस, उन गैसेसों का कम ज़्यादा होने लगे तो उससे एयर पॉल्यूशन होगी। तो हम देखते हैं कि ऐसे कौन कौन से एयर पॉल्यूटेंट्स हैं। पॉल्यूटेंट्स वो होते हैं जो पॉल्यूशन करते हैं, तो ऐसे कौन कौन से एयर पॉल्यूटेंट्स हैं? देखिए, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये आपको याद रखना है। सल्फ़र डाइऑक्साइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन सल्फाइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाइड्रोजन फ्लोराइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन ऑक्साइड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, देखिए एक बार ऑक्सीजन लगा तो नाइट्रोजन ऑक्साइड, और 2 बार ऑक्सीजन लगा तो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। इसके अलावा अमोनिया, टोबैको का धुआं, फ्लोराइड का स्मोक या एरोसोल्स आप कोलाइड में पढ़ेंगे, अभी के लिए आप बस एरोसोल्स याद रखिए। तो इतने नाम आपके जितने भी मैंने अभी बताए, ये सारे के सारे आपके क्या हैं? एयर पॉल्यूटेंट्स। ठीक है, आगे आइए। आगे ये बोल रहे हैं कि सल्फ़र डाइऑक्साइड अगर आप लेंगे 2 बार ऑक्सीजन
3 बार ऑक्सीजन हो गया सल्फर ट्राइऑक्साइड और 1 बार ऑक्सीजन हो गया नाइट्रोजन ऑक्साइड। ये कुछ ऐसे एलिमेंट्स हैं जो अगर इन्वायरमेंट में रहें तो वो इन्वायरमेंट के वाटर से रिएक्ट करके क्या बनाना शुरू कर देंगे, सल्फ्यूरिक एसिड। और यही एसिड जो है, यही जो एसिड है सल्फ्यूरिक एसिड बना देंगे और नाइट्रिक एसिड बना देंगे HNO3। ये 2 एसिड जो हैं ये सबसे हम क्या कहते हैं एसिड स्ट्रेंथ में हाई होते हैं, इनकी एसिडिटी बहुत ज़्यादा होती है, या मैं ये कह सकता हूँ कि इनका pH लेवल बहुत ही कम होता है, 2 या 3 के आसपास। ठीक है, तो ऐसे जो एसिड हैं जिनकी एसिडिटी बहुत ही ज़्यादा है वो हमारे जितने भी मार्बल की चीज़ें हैं या जितनी भी मतलब ऐसी चीज़ें हैं, बिल्डिंग्स हो गई, उनको क्या करती हैं, क्षति पहुंचाती हैं। क्यों? क्योंकि ये रेन वाटर की तरीके से ये एसिड आता है और उनके ऊपर जब ये गिरेगा, देखिए दीज एसिड रीच द अर्थ विथ रेन वाटर एंड दिस इज कॉल्ड द एसिड रेन। तो एसिड रेन में लोग CO2 लिख देते हैं, तो CO2 आपका आंसर नहीं है। आपका आंसर क्या है, या तो SO2 होगा, या तो SO3 होगा, या तो NO होगा। इन 3 से ही आपका एसिड रेन होता है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं, आगे आइए। हमें ये भी पता होना चाहिए कि भोपाल में एक गैस ट्रेजिडी हुई थी और इस गैस ट्रेजिडी में जो गैस लीक हुई थी जिससे पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा बढ़ी थी, उस गैस का नाम था मिथाइल आइसोसाइनाइड। साइनाइड है ये, साइनाइड। आपको साइनाइड भी लिख के बोलेगा तो आपको मिथाइल आइसोसाइनाइड याद रखना है, भोपाल गैस ट्रेजिडी का। आगे आइए। अब आते हैं हम लोग वाटर पॉल्यूशन पे। वाटर पॉल्यूशन मतलब हमारे जल के अंदर अगर अनवांटेड सब्सटेंस आ जाए, तो इस वाटर पॉल्यूशन के अंदर आपको क्या रखना है, हमेशा याद रखिएगा कि जिन चीज़ों से हमें मालूम है कि परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर और टेम्प्रोरी हार्डनेस ऑफ वाटर, वाटर के अंदर जो हार्डनेस आती है वो यही दोनों प्रकार की आती है। और इसमें हम लोगों ने मैग्नीशियम और कैल्शियम के कार्बोनेट्स और सल्फेट्स के बारे में पढ़ा था। तो इसका मतलब वाटर का जो पॉल्यूटेंट्स होगा वो इन्हीं से रिलेटेड होगा, मैग्नीशियम और कैल्शियम से। देखिए क्या लिखा है, द वाटर पॉल्यूशन टेक्स प्लेस मेनली ड्यू टू द मिक्सिंग अप ऑफ कार्बोनेट सल्फेट्स ऑफ मैग्नीशियम, पोटेशियम, अमोनिया, कार्बन मोनोऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड एंड इंडस्ट्रियल रिमेन्स। ये बोल रहा है कि हमारे पानी में जब मैग्नीशियम, पोटेशियम के कार्बोनेट और सल्फेट, अब अगर कोई मैग्नीशियम कार्बोनेट आपको बोले तो इसका मतलब हो गया MgCO3। ठीक है, तो मैग्नीशियम कार्बोनेट हो गया या पोटेशियम कार्बोनेट हो गया। इसके अलावा कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड और कुछ इंडस्ट्री के रिमेन्स जब ये वाटर में आना शुरू होंगे तो उससे समझ लीजिए आपका क्या होगा, वाटर पॉल्यूशन। यहाँ तक कोई दिक्कत आपको? इसके अलावा हमें ये भी मालूम है कि हमारे सी वाटर के पॉल्यूशन किस में होते हैं, हैवी मेटल, हाइड्रोकार्बन्स, पेट्रोलियम इन वाटर। वाटर के अंदर जब ये सब चीज़ें लीक होती हैं तो सी वाटर पॉल्यूशन भी हमें देखने को मिलता है। आगे आइए। साउंड पॉल्यूशन मतलब साउंड का ज़्यादा इस्तेमाल करना, अनवांटेड एंड अनडिज़ायरेबल साउंड। द सोर्स ऑफ साउंड पॉल्यूशन, आप याद रखिए एरोप्लेन की जो आवाज़ें रहती हैं बहुत ज़्यादा मैक में रहती हैं और उनकी आवाज़ों से बहुत क्षति पहुंचती है, तो वो सब भी आपके साउंड पॉल्यूशन में आते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा नॉइज़ करती हैं। आगे आइए। सॉयल पॉल्यूशन, हमारे सॉयल की अगर ह्यूमिडिटी, मैन्योर, या मैं ये कहूँ कि उसकी आर्द्रता, उपजाऊपन के अंदर अगर क्षति पहुँचने लगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, सॉयल पॉल्यूशन। तो सॉयल पॉल्यूशन में देखिए क्या है, आपकी जो एसिड की रेन हो रही है, माइंस के अंदर जो वाटर है वो जब आ जाता है, फर्टिलाइज़र का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, केमिकल्स का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करना, गार्बेज का इस्तेमाल करना, इंडस्ट्री के बहुत ढेर सारे रिमेन्स जो इंडस्ट्री अपना कचरा फेंकती है उससे सॉयल, और एक्सक्रीशन इन ह्यूमन फील्ड और खुले में शौच करना, ये कुछ कारण हैं जिनसे सॉयल पॉल्यूशन होती है। और ये सारे इम्पॉर्टेंट हैं, आपको समझना है। एसिड रेन से, माइंस के पानी से, या फर्टिलाइज़र के ज़्यादा इस्तेमाल करने से, या इंडस्ट्री के रिमेन से हमारी सॉयल पॉल्यूट हो सकती है। आगे आइए।
न्यूक्लियर पॉल्यूशन, न्यूक्लियर पॉल्यूशन मतलब रेडियो एक्टिव पॉल्यूशन कह सकते हैं, या जो रेडियो एक्टिव रेज से बनता है, ठीक है। और रेडियो एक्टिव रेज मतलब ये हुआ हमारे एटॉमिक रिएक्टर, न्यूक्लियर वेपन, एटॉमिक पावर हाउस, ठीक है, या कुछ ट्रीटमेंट्स जिनके अंदर रेडियो एक्टिव एलिमेंट का इस्तेमाल होता है। जब यहाँ से चीज़ें पॉल्यूशन ज़्यादा होने लगे तो वो सारा का सारा किस में आएगा, न्यूक्लियर पॉल्यूशन में। आगे आइए, अब आते हैं हम लोग पॉल्यूशन पे, पॉपुलेशन पे। पॉपुलेशन का मतलब क्या है? पॉपुलेशन इज ए ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल ऑफ सेम स्पीसीज। एक ही प्रजाति के जब इंडिविजुअल को जोड़ के हम लोग बोलेंगे जो एक जगह पे किसी निश्चित समय पे रहते हैं तो उन्हें हम क्या बोलेंगे, पॉपुलेशन। समझ गए? सेम स्पीसीज सेम एरिया एट ए गिवन टाइम। अब आते हैं हम लोग डेंसिटी पे। डेंसिटी मतलब होता है घनत्व। तो घनत्व मतलब ये हुआ कि पर यूनिट एरिया पे कितनी पॉपुलेशन रह रही है या कितने इंडिविजुअल रह रहे हैं, उसे हम बोलेंगे पॉपुलेशन डेंसिटी। समझ गए? पर यूनिट एरिया में रहने वाले इंडिविजुअल की संख्या को हम लोग क्या बोलते हैं, पॉपुलेशन डेंसिटी। कहने का मतलब यह हुआ जिन देश की पॉपुलेशन डेंसिटी ज़्यादा होगी उनकी पॉपुलेशन भी बहुत ही ज़्यादा होगी, क्योंकि उनके प्रति यूनिट एरिया में रहने वाले लोगों की संख्या क्या है, ज़्यादा है। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, आगे आता है आपके पास नेटैलिटी। नेटैलिटी, ठीक है, इंक्रीज इन द नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स इन ए गिवन पॉपुलेशन बाय बर्थ। बर्थ या जन्म से जब जनसंख्या बढ़ने लगती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, नेटैलिटी। उसी तरीके से कि मरने से जब जनसंख्या घटने लगती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, मोर्टेलिटी। ठीक है, मोर्टेलिटी मतलब मरण, नेटैलिटी मतलब जन्म। आगे आइए, बायोटिक पोटेंशियल। बायो मतलब क्या हो गया, जैविक, पोटेंशियल मतलब क्या हो गया, उनकी क्षमता। इट रेफर्स टू द मैक्सिमम कैपेसिटी ऑफ एन इनहेरेंट ऑर्गेनिज्म टू रिप्रोड्यूस। किसी अंदर आदमी के अंदर रिप्रोडक्शन की जो क्षमता है उसे ही हम बायोटिक पोटेंशियल कहते हैं। आगे आइए, आगे लिख रहा है आपके पास इन्वायरमेंटल रेजिस्टेंस। इन्वायरमेंट मतलब हो गया हम लोगों का वातावरण या पर्यावरण, और रेजिस्टेंस मतलब क्या हो गया, रोकना। तो इसका मतलब इन्वायरमेंट फैक्टर्स विच पुट अ चेक ऑन द ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन। कुछ ऐसे हम लोग इन्वायरमेंट के फैक्टर्स हैं जो हमारी पॉपुलेशन की ग्रोथ की तरफ ध्यान देती है। जैसे ही संख्या ज़्यादा बढ़ने लगती है, हमें मालूम है कि इतने ढेर सारे भूकंप और लैंडस्लाइड्स और ये सब चीज़ें जो हो रही हैं वो सब एक्सेसिव पॉपुलेशन का ही परिणाम है। आगे आइए, म्यूचुअलिज्म। देखिए, म्यूचुअल मतलब वो होता है जैसे म्यूचुअल फ्रेंड हो गए। फ्रेंड वो होते हैं जिसमें दोनों को फ़ायदा हो। तो इसका मतलब इट इज़ द फंक्शनल एसोसिएशन बिटवीन टू स्पीसीज़। दो स्पीसीज़ या दो प्रजाति के बीच में ऐसा संबंध जिसमें दोनों को फ़ायदा हो, उसे हम क्या बोलेंगे, म्यूचुअलिज्म। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, आगे आता है आपके पास कमेंसलिज्म। ये बहुत इंपॉर्टेंट वर्ड है, एग्ज़ामों में आजकल इसकी प्रचलन बहुत है। और कमेंसलिज्म मतलब क्या है, इट इज़ एन एसोसिएशन बिटवीन इंडिविजुअल ऑफ टू डिफरेंट स्पीसीज इन विच वन स्पीसीज इज बेनिफिटेड एंड अदर वन इज नाइदर बेनिफिटेड नॉर इफेक्टेड। आपके दो आदमी हैं और एक आदमी ने इसकी मदद करी, इसको फ़ायदा हो गया, लेकिन इससे इसको न फ़ायदा हुआ और न नुकसान हुआ, तो ऐसे संबंध को हम लोग क्या बोलेंगे, कमेंसलिज्म। ठीक है, आगे आइए, आगे आता है आपके पास पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, जनसंख्या विस्फोट। पॉपुलेशन एक्सप्लोट मतलब क्या हो गया, द ड्रामेटिक इंक्रीज इन द पॉपुलेशन। जब पॉपुलेशन के अंदर बहुत ज़्यादा संख्या में वृद्धि होना शुरू कर दे एक छोटे से समय पे, तो उसे हम बोलेंगे क्या, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। आगे आइए, डेमोग्राफिक। डेमोग्राफी मतलब हो गया स्टडी ऑफ पॉपुलेशन। जब हम जनसंख्या की बारे में अध्ययन करते हैं तो उसे हम बोलते हैं डेमोग्राफिक। तो डेमोग्राफिक ट्रांजिशन मतलब इफ़ द बर्थ रेट इज इक्वल टू द डेथ रेट देन इट रिजल्ट्स टू द जीरो पॉपुलेशन रेट। जब आपका बर्थ रेट, जब आपका मृत्यु दर और जन्म दर के बराबर हो तो कोई पॉपुलेशन ग्रोथ नहीं होगी, और इसे हम क्या बोलेंगे, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन। यहाँ तक कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, साइकोसिस। साइकोसिस वर्ड जो निकला है वो साइको से निकला है, और साइको मतलब होता है जो माइंड से संबंधित हो। ठीक है, तो साइकोसिस क्या हो गया, इट इज़ ए माइल्ड फॉर्म ऑफ मेंटल इलनेस। ये एक तरीके का मेंटल इलनेस है
जिसमें पेशेंट जो है उसकी इमोशनल रिएक्शन बहुत ज़्यादा बड़ी रहती है या वो बहुत ज़्यादा देर तक किसी चीज़ों के बारे में सोचता है, तो इसको हम क्या बोलेंगे? साइकोसिस। आगे आइए, ड्रग एब्यूज़, चाइल्ड एब्यूज़, ड्रग एब्यूज़। एब्यूज़ का मतलब ही होता है कि जब हम किसी चीज़ की इस्तेमाल उसके जो उसकी यूज़ है उससे एक्सेसिव अगर हम उसका इस्तेमाल करें तो उसे हम बोलेंगे एब्यूज़। और यही एब्यूज़, चाइल्ड एब्यूज़, जब हम छोटे बच्चों को किसी फैक्ट्री में या किसी भी होटल में काम करते हुए देखते हैं तो वो सारा का सारा चाइल्ड एब्यूज़ है। इसी तरीके से कुछ दवाइयाँ हैं और कुछ चीज़ें हैं, उन लोगों का इस्तेमाल शरीर के अंदर मेडिसिन के रूप में होता है, लेकिन उसको आज के बच्चे या आज के लोग नशे के रूप में भी इस्तेमाल करते हैं, जब वो उसका इस्तेमाल उसकी क्वालिटी से या उसके अमाउंट से ज़्यादा करने लगते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ? when the drugs are taken for a purpose other than the normal clinical use, जब हम नॉर्मल क्लिनिकल यूज़ के अलावा उसका इस्तेमाल करने लगते हैं जिससे हम लोगों की साइकोलॉजिकल, हमारे मेंटल फंक्शन पे असर पड़ने लगता है, तो उसे हम क्या बोलते हैं? ड्रग एब्यूज़। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आइए अब हम जो जूलॉजी की तरफ चलते हैं। सबसे पहले जूलॉजी की डेफिनेशन देखिए आप। साइंटिफिक स्टडी ऑफ स्ट्रक्चर, फॉर्म एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ एनिमल। जो एनिमल हैं उनका ढांचा, उनका फॉर्म और वो किस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट हैं पूरी जगह पे, उसके साइंटिफिक या वैज्ञानिक रूप से उसके अध्ययन को हम लोग क्या बोलेंगे? जूलॉजी। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? आगे आइए। जू मतलब होता है जहाँ पे जानवर हों, लॉजी मतलब होता है पढ़ना। एनिमल की स्टडी को हम लोग जूलॉजी कहते हैं। आइए आगे। एनिमल किंगडम को अगर क्लासिफाई करना पड़े बड़े लेवल पे तो हम बोलेंगे कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो एक सेल के बने होते हैं और कुछ एनिमल ऐसे होते हैं जो एक से ज़्यादा सेल के बने होते हैं। यूनिसेल्युलर एनिमल आर केप्ट इन सिंगल फाइलम प्रोटाजोआ। जो प्रोटाजोआ करके हमारा फाइलम है, फाइलम आपके क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल में इस्तेमाल होता है, और फाइलम प्रोटाजोआ जो है वो क्या है? आपके यूनिसेलुलर है। इसके अंदर जितने ऑर्गेनिज्म आपको मिलेंगे वो सारे आपके क्या होंगे? यूनिसेलुलर। वेयर एज मल्टी सेलुलर एनिमल आर डिवाइडेड इनटू 9 फाइलम। और जो मल्टी सेलुलर एनिमल है वो पूरे कितने में डिवाइड हैं? 9 में। तो 9 + 1, 1 हो गया आपका यूनिसेलुलर और बाकी 9 किस में हो गए? मल्टी सेलुलर। आगे आइए। तो आइए अब हम यही जो 9, 1, 10 जो आपने पढ़ा, इनको अब हम बड़े ध्यान से देखते हैं और जो वर्ड हैं उन्हें समझने की कोशिश करते हैं। पहला वर्ड जो है आपके सामने वो बोल रहा है फाइलम प्रोटाजोआ। देखिए, सबसे पहले ये एक सेल का बना हुआ है, पहली चीज़ यूनिसेलुलर है। जो मैं बता रहा हूँ बस उतना आप ध्यान रखिएगा। उसके बाद ये इनके अंदर कमेंसेलिज्म और पैरासाइट, ये लोग पैरासाइट मतलब दूसरे अपने जो होस्ट है उसका खून चूस कर अपना काम करते हैं या दूसरे को बेनिफिट देते हैं और अपने ऊपर ना उसका असर होने देते हैं ना कुछ। ठीक है। ऑल द मेटाबॉलिक, यूनिसेलुलर हो गया, 1 सेल हो गया, और कमेंसलिज्म और पैरासाइट हमें देखने को मिलता है। आगे इसके एग्जाम्पल अमीबा, युगलिना और ट्रिपैनोसोमा। ये 3 एग्जाम्पल हैं जो आपको याद रखने हैं प्रोटाजोआ में। बस, इससे ज़्यादा आपको कुछ पढ़ने की इसमें ज़रूरत नहीं है। आगे आइए। अब आते हैं हम लोग फाइलम पॉरीफेरा पे। ऑल एनिमल ऑफ दिस ग्रुप आर फाउंड इन मेरीन वाटर एंड बियर पोर्स इन बॉडी। पहला चीज़, ये सब के सब आपके मेरीन मतलब जलचर टाइप के हैं और इनकी बॉडी में आपको छेद देखने को मिलता है। दे बियर पोर, इसीलिए लिखा है पॉरीफेरा। पॉरी मतलब पोर और पोर मतलब हो गया छेद, तो ये हो गया पॉरीफेरा। आगे देखिए। आगे इसके अंदर आपके इम्पोर्टेंट की कोई चीज़ नहीं है, आपको बस 2 एग्जाम्पल याद रखने हैं, साइकन और स्पॉन्ज। ये 2 एग्जाम्पल आपके किसके हैं? पॉरीफेरा के। आगे आइए। अब आता है फाइलम सिलेंट्रेटा। फाइलम सिलेंट्रेटा, सिलेंट्रेटा मतलब क्या है? इसके अंदर सिलेंट्रेल मौजूद है।
एनिमल आपके एक्वाटिक हैं और डिप्लोब्लास्टिक हैं। डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। ठीक है, तो सबसे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो सिलेंट्रेटा है उसके अंदर सिलेंट्रॉन मौजूद होते हैं, और ये सिलेंट्रॉन एक तरीके से बस आप इतना ध्यान रखिए, एक हॉलो बॉडी कैविटी के रूप में इसे बस समझिए आप, ठीक है। एक हॉलो बॉडी कैविटी है, वो इसकी स्पेसिफिक इसके लिए है कि सिलेंट्रेटा जिसमें मौजूद है वो वाले फाइलम कौन से हैं, फाइलम सिलेंट्रेटा। आगे आइए, एक्वाटिक होते हैं ये और डिप्लोब्लास्टिक होते हैं। डिप्लोब्लास्टिक क्या होता है, केवल दो ही आपकी जर्म लेयर होगी, एक्टो और एंडो। आगे आइए, बॉडी जो है उसके अंदर रेडियल सिमेट्री देखने को मिलेगी। रेडियल सिमेट्री मतलब आप समझ रहे हैं, और रेडियल सिमेट्री आपको किस में ज़्यादा देखने को मिलती है, मेरीन एनिमल में, और मेरीन एनिमल में आपके कौन से हैं, एक्वाटिक। तो हाइड्रा, जेलीफिश और सी एनीमोन, देखिए ये तीनों आपके मेरीन एनिमल हैं, और ये आपके किस में आते हैं, फाइलम सिलेंट्रेटा में। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, इनके अंदर नीडोब्लास्ट सेल नाम की एक चीज़ होती है, ये भी आप याद रखिएगा, जिससे वो फूड को कैच करते हैं, ठीक है। तो नीडोब्लास्ट एक स्पेसिफिक सिलेंट्रेटा के लिए है, ये आपको याद रखना है। आगे आइए, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, फाइलम प्लेटीहेल्मिन्थेस, इसके अंदर आपको प्लेटीहेल्मिन्थेस है, तो आप इतना समझिए इसका एग्जांपल है फ्लैट वर्म। फ्लैट वर्म जो है वो एनिमल आपके किस में आते हैं, प्लेटीहेल्मिन्थेस में। इसके अंदर ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब मीसो, एक्टो और एंडो तीनों मिलेगा। कोई बॉडी कैविटी आपको देखने को नहीं मिलती है, नो बॉडी कैविटी इज फाउंड इन प्लेटीहेल्मिन्थेस। आगे देखिए, एलिमेंट्री कैनाल की केवल एक ही ओपनिंग है और एनस इसके अंदर मौजूद नहीं होता, मतलब जो एक्सक्रीशन का मीडियम है वो यहाँ पे नहीं मौजूद होता, बाकी एक ही सिंगल ओपनिंग होती है। आगे देखिए, ठीक है, यहाँ तक कोई दिक्कत। आगे यहाँ पे एक पॉइंट और है, ये आपको याद रखना है, एक्सक्रीशन जो है वो फ्लेम सेल्स से होता है। तो एक फ्लेम सेल्स हो गया, फ्लैट वर्म हो गया, ये आपको पता होना है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ये आपको पता करना है। कोई स्केलेटन इनके अंदर नहीं मौजूद होता, ना कोई रेस्पिरेटरी ऑर्गन, ना कोई सर्कुलेटरी सिस्टम, ये कोई भी सिस्टम इनके अंदर मौजूद नहीं होता, क्योंकि इनके अंदर बॉडी कैविटी ही मौजूद नहीं होती। तो ऐसी चीज़ें आपके फ्लैट वर्म में आती हैं, और इनका एक्सक्रीशन किससे होता है, फ्लेम सेल से। आगे देखिए, इन्होंने लिखा है डॉर्सो वेंट्रल फ्लैटेंड एनिमल, और आपको इतना समझना है, किसी भी चीज़ का जो फ्रंट पार्ट होता है, किसी भी चीज़ का जो फ्रंट पार्ट होता है उसे हम डॉर्सल साइड कहते हैं, और किसी भी चीज़ का जो बैक पार्ट होता है, सॉरी मैं उल्टा बोल रहा हूँ, किसी भी चीज़ का जो बैक पार्ट होता है उसे डॉर्सल कहते हैं, और फ्रंट पार्ट जो होता है उसे हम वेंट्रल कहते हैं। तो जो आपके प्लेटीहेल्मिन्थेस हैं ये फ्लैट वर्म होते हैं, तो इनका मतलब इनका डॉर्सल और वेंट्रल साइड दोनों क्या है, फ्लैट है, ठीक है। इतनी चीज़ें आपको समझ में आ गई, तो आपको इसके अंदर क्या याद रखना है वो समझिए आप। प्लेटीहेल्मिन्थेस फ्लैट वर्म होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, कोई बॉडी कैविटी मौजूद नहीं होती, एलिमेंट्री कैनाल की केवल सिंगल ओपनिंग होती है, एनस नहीं मौजूद होता, एक्सक्रीशन फ्लेम सेल्स के द्वारा होता है, कोई भी बॉडी कैविटी मौजूद नहीं है तो कोई भी सिस्टम मौजूद नहीं होता, एंड दे आर हर्मोफ्रोडाइट। हर्मोफ्रोडाइट मतलब वो हो गए जो बाइसेक्सुअल होते हैं, ठीक है। इनके अंदर दोनों सेक्स एक ही जानवर में मौजूद होते हैं, तो ये हो गए आपके बाइसेक्सुअल। इसके एग्जाम्पल आपको पता होने चाहिए। एग्जाम्पल में है आपके प्लेनेरिया, लीवर फ्लूक और टेप वर्म, ये 3 एग्जाम्पल हैं आपके प्लेटीहेल्मिन्थेस में। आगे आइए, आगे आ रहा है आपके पास प्लेटीएस्केल्मिन्थेस। प्लेटीएस्केल्मिन्थेस, इसमें आपको याद रखना है राउंड वर्म, जैसे उसमें फ्लैट वर्म था, इसमें आपको राउंड वर्म याद रखना है। आगे बाइलेटरल सिमेट्री इसके अंदर देखने को मिलती है, और ट्रिप्लोब्लास्टिक होता है। बाइलेटरल सिमेट्री में आपको बता चुका हूँ, मिरर इमेज जिसमें राइट और लेफ्ट बने, ठीक है। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट है, माउथ और एनस दोनों ही प्रेजेंट रहते हैं। सर्कुलेटरी सिस्टम और रेस्पिरेटरी सिस्टम नहीं रहता, लेकिन नर्वस सिस्टम रहता है। ये सब आपको इतना पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मैं आपको बताऊंगा बाद में आपको क्या समझना है, बस आप समझ लीजिए। सर्कुलेटरी सिस्टम क्या हो गया, ब्लड का, रेस्पिरेटरी सिस्टम सांस का, और नर्वस सिस्टम दिमाग का। एक्सक्रीशन टेक्स प्लेस थ्रू फोटोनेफ्रिडिया। नेफ्रिडिया वर्ड आपको याद रखना है,
यहाँ से आपका एक्सक्रीशन होता है। इसमें एक्सक्रीशन किससे होता था? फ्लेम सेल्स से। आपका इसमें एक्सक्रीशन किससे होता है? फोटोनेफ्रिडिया से। ये होते हैं आपके यूनिसेक्सुअल और ये आपके क्या थे? हर्मोफ्रोडाइट। यूनिसेक्सुअल हो गए आपके एस्केलमेंथिस। आगे आइए, मोस्ट फॉर्म्स आर पैरासिटिक। आपके जो मेन फीचर एस्केलमेंथिस है, इसमें अधिकतर ऑर्गेनिज्म आपको कैसे मिलेंगे? पैरासिटिक। बट सम आर फ्री लिविंग इन द सॉइल एंड वाटर। लेकिन कुछ जो ऐसे हैं जो आज़ाद रूप से सॉइल और वाटर में रहते हैं। पैरासाइट जो है वो हमेशा अपने होस्ट के साथ ही रहता है और उसका खून चूसता रहता है, लेकिन ये लोग फ्री लिविंग फॉर्म में भी पाए जाते हैं। तो आपको इसमें क्या समझना है, बस इतना ध्यान रखिए। एस्केलमेंथिस में राउंड वॉर्म आपको याद रखना है। आगे आपको याद रखना है बाइलेटरल सिमेट्री। एक्सक्रीशन आपका फोटोनेफ्रिडिया से होता है, ये यूनिसेक्सुअल होते हैं। और लास्ट इसमें नर्वस सिस्टम डेवलप रहता है, ठीक है। और इनका मोस्ट फॉर्म कैसा है? पैरासिटिक। आगे आइए, इसके एग्जाम्पल में अगर आप आएंगे तो आपको मिलेगा एस्केरिस, याद रखना है आपको, ये पूछा जाता है। और देखिए यहाँ पे एक वर्ड लिखा है यहाँ पे, एंटेरोबाइस। एंटेरोबाइस ये हो गया आपका पिन वॉर्म। पिन वॉर्म या थ्रेड वॉर्म। और ये अधिकतर बच्चों का जो हम लोगों का एनस रहता है बच्चों का, वह उसके अंदर ये वाला वॉर्म पाया जाता है, जिसे हम एंटेरोबाइस कहते हैं। चिल्ड्रन फील इचिंग एंड ऑफन वॉमिट। कभी कभार उसे चिड़चिड़ापन या वो उल्टी कर देता है। सम चिल्ड्रन यूरिनेट ऑन द बेड एट नाइट। और कुछ लोग रात के समय पे यूरिनेट कर देते हैं कुछ बच्चे। तो वो सब आपके इसी थ्रेड वॉर्म और पिन वॉर्म का काम है। और ये कौन सी फैमिली में आता है? एस्केलमेंथिस, जिसमें राउंड वॉर्म मेन एग्जाम्पल है। आगे आइए, जितने भी फिलेरिया के डिजीज़ होते हैं, ठीक है, फिलेरियल डिजीज़ जो होते हैं वो अधिकतर आपके किससे होते हैं? वुचेरिया बोन क्राफ्टी। याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला वर्ड, ठीक है। फिलेरियल डिजीज़ किससे होते हैं? वुचेरिया बोन क्राफ्टी। और आपने अभी ही ऊपर देखा कि आपके एस्केलमेंथिस का मेन एग्जाम्पल एक ये भी है, ठीक है। तो जितने भी फिलेरियल डिजीज़ हैं या जो फिलेरियसिस होता है, उसमें मेन आपका जो कॉजिंग ऑर्गेनिज्म कौन सा है? वुचेरिया बोन क्राफ्टी। आगे आइए, मेरा प्रोनाउंसिएशन सही नहीं है, लेकिन यहाँ पे वर्ड लिखे गए हैं, आप खुद समझ रहे होंगे कि ये क्या लिखा है, ठीक है। आगे आइए, आगे लिखा है फाइलम एनालिडा। एनालिडा में आपको एन वर्ड लिखा है, और एनुलस मैंने आपको पहले ही बताया था, रिंग टाइप की इनकी शेप होगी। आगे आगे यहाँ पे लिखा है लोकोमोशन टेक्स प्लेस थ्रू सेटे मेड अप ऑफ चिटिन। इसके अंदर जो लोकोमोशन मतलब मूवमेंट जो होता है वो इस वाले फॉर्म में होता है, इसके थ्रू होता है, जो चिटिन से बना होता है, ठीक है। चिटिन आपको पीछे मैं बता चुका हूँ फंगी वाले में। आगे आइए, एलिमेंट्री कैनाल पूरा डेवलप रहता है। आगे, नॉर्मली रेस्पिरेशन थ्रू स्किन, अपने शरीर से या जो त्वचा से है उसी से इनका मेन रेस्पिरेशन होता है। नर्वस सिस्टम इनका नॉर्मल रहता है, ब्लड भी रेड रहता है। एक्सक्रीशन नेफ्रिडिया से होता है। इसके अंदर प्रोटोनेफ्रिडिया था एस्केलमेंथिस का, और इसमें एक्सक्रीशन क्या है? नेफ्रिडिया, ठीक है। और ये दोनों प्रकार के होते हैं, यूनिसेक्सुअल भी होते हैं और बाइसेक्सुअल भी होते हैं, ठीक है। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। आगे आपको बस एक इनके एग्जाम्पल याद रखने हैं, अर्थवॉर्म, नेरिस और लीच। लीच और अर्थवॉर्म बहुत पूछता है, ये दोनों एनालिडा के एग्जाम्पल हैं, ठीक है। आगे आइए, एक चीज़ और यहाँ पे इन्होंने लिखी है, इसको भी देख लीजिए। हम हर्ड के अंदर चार पेयर पाए जाते हैं अर्थवॉर्म में। अर्थ देयर आर 4 पेयर्स ऑफ हर्ड इन अर्थवॉर्म। आगे आइए, आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा का आपको समझना है जॉइंटेड लेग। इसके अंदर लेग जो है वो जॉइंट टाइप के मिलेंगे, ये इनका मेन फीचर है, याद रखिएगा, जॉइंटेड लेग। हर का मेन फीचर आपको समझना है, ठीक है। आगे देखिए, बॉडी 3 भाग में डिवाइड है, हेड, थोरैक्स और एब्डोमेन। एब्डोमेन पेट वाला भाग, चेस्ट वाला भाग और हेड, ठीक है। इसके बाद इन्होंने लिखा है बॉडी जो है उसके ऊपर एक्सोस्केलेटन, बाहर की त्वचा बहुत ही ज़्यादा कठोर रहती है, थिक चिटिन एक्सोस्केलेटन। जॉइंटेड लेग इन्होंने बता ही दिया। सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन रहता है, याद रखिएगा, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम आपको आर्थ्रोपोडा में मिलेगा। इनकी बॉडी कैविटी में हेमोसील मिलता है, इनकी बॉडी कैविटी को हेमोसील कहते हैं। और
इनके अगर रेस्पिरेटरी पार्ट की बात करें कि ये अपनी श्वास कैसे लेते हैं, तो बुक लंग, ट्रैकिया और बॉडी सरफेस, ये 3 मेन रेस्पिरेटरी पार्ट हैं जिनके माध्यम से ये लोग अपनी सांस लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत आपको? ये सब इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जितने भी हमने अभी पढ़े। आर्थ्रोपोडा जॉइंटेड लेग, पहला चीज़। बॉडी इज कवर विथ थिक चिटनस एक्सोस्केलेटन, दूसरा। ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम, तीसरा। बॉडी कैविटी हेमोसील कहते हैं, और इनके रेस्पिरेटरी पार्ट क्या हैं? ट्रैकिया, बुकलंग और बॉडी सरफेस। याद आ गया? आगे आइए। ये अधिकतर यूनिसेक्सुअल होते हैं और फर्टिलाइजेशन जो होती है दे टेक्स प्लेस इनसाइड द बॉडी, और फर्टिलाइजेशन जो होती है वो शरीर के अंदर ही होती है। ठीक है, आगे देखिए। कॉकरोच, जितने भी हमारे इंसेक्ट हैं वो सारे के सारे आर्थ्रोपोडा में आते हैं। देखिए, कॉकरोच, प्रॉन, क्रैब, बग, फ्लाई, मॉस्किटो, बीज, ये सारे के सारे आपके किस में हैं? आर्थ्रोपोडा में। आगे देखिए। देयर आर 6 feet and 4 wings इन इंसेक्ट, किसी भी इंसेक्ट जो होता है उसके अंदर 6 पैर और 4 विंग होते हैं। हमारा जो कॉकरोच का हार्ट होता है उसके अंदर 13 चैम्बर मिलते हैं, 13 चैम्बर होते हैं कॉकरोच के हार्ट में। आंट को हम लोग सोशल एनिमल इसलिए करते हैं क्योंकि ये लोग मिलजुल कर अपना खाना बनाते हैं। लेबर डिवीज़न, जैसे हम लोगों का लेबर डिवीज़न होता है, लेबर डिवीज़न मतलब हो गया कि आपकी जो लेबर है, काम करने की क्षमता के अनुसार लोगों का डिवीज़न करना। उसी तरीके से एंट भी जो है वो मिलजुल के काम करती हैं, तो उन्हें सोशल एनिमल भी कहा जाता है। और टर्माइट को भी सोशल एनिमल इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये भी मिलजुल के कॉलोनी बनाकर रहते हैं। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? टर्माइट मतलब होता है मकोड़ा। ठीक है, तो ये कुछ चीज़ें थी जो आप समझे। आगे आइए मोलस्का पे। आर्थ्रोपोडा आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। मोलस्का, मोलस्का मतलब हो गया मोल, और मोल मतलब होता है सॉफ्ट बॉडी एनिमल, जो स्वीट त्वचा के या कोमल त्वचा के एनिमल हैं वो हो गए मोलस्का। ठीक है, देखिए इसमें क्या है। यहाँ पे एक लाइन है, मेटल इज ऑलवेज प्रेजेंट इन इट विच सिक्रेट हार्ड सेल्सरस सेल। इनके जो सेल, जो बाहर की त्वचा है वो बहुत सी ज़्यादा कैल्शियम की बनी होती है, हार्ड सेल्सरस सेल, याद रखिएगा। ठीक है, आगे आइए। मेटल जो है, इतना समझ लीजिए कि इनके अंदर शरीर का जो भाग है उसके अंदर मेटल भी एक भाग होता है, और मेटल इनके अंदर मौजूद होता है जिसके द्वारा जो सिक्रीट करता है हार्ड कैल्सरस सेल। एलिमेंट्री कैनाल पूरी डेवलप रहती है। रेस्पिरेशन गिल के माध्यम से होता है। ठीक है, ब्लड जो है वो कलरलेस है, ब्लड का कोई रंग नहीं होता। और एक्सक्रीशन जो होता है वो किडनी, इसके अंदर किडनी इस्तेमाल होती है, याद रखिएगा। ठीक है, आगे आइए। इसके 2 एग्जाम्पल आपको याद रखने हैं, ऑक्टोपस और स्क्विड। ये दोनों एग्जाम्पल आपके मोलस्का के हैं, और ऑक्टोपस का आप समझ रहे होंगे सॉफ्ट बॉडी एनिमल। उसके बाद ब्लड इज कलरलेस, एक्सक्रीशन थ्रू किडनी एंड रेस्पिरेशन थ्रू गिल। आगे आइए। ये कुछ नाम हैं जो आपको पता करने हैं। जब सेपिया लिखा रहता है, ये एक मोलस्का ही है जिसे कटल फिश कहते हैं। ऑक्टोपस हुआ तो उसे डेविल फिश कहेंगे, डोरिस हुआ तो उसे सी लेमन कहेंगे, और एप्लीसियम हुआ तो उसे सी रेबिट कहेंगे। इसमें से आप ऑक्टोपस और सेपिया समझ लीजिए बस। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? मेरे ख्याल से कोई दिक्कत नहीं होगी। आगे आइए। आगे आता है हमारे पास एकाइनोडर्मेटा, और एकाइनोडर्मेटा जो है वो आपकी स्पाइनी स्किन, मतलब कांटेदार इनकी त्वचा रहेगी, और इसे हम क्या बोलेंगे? एकाइनोडर्मेटा। आगे देखिए, ये अधिकतर आपको मेरीन मिलेंगे। ठीक है, इसके अंदर वाटर का पूरा वाटर कंडक्टिंग जो सिस्टम है, वाटर वस्कुलर सिस्टम मौजूद रहेगा। ठीक है, आगे देखिए। ब्रेन अच्छे तरीके से डेवलप नहीं रहता इसके अंदर, और इनकी सबसे बड़ी मेन क्वालिटी है कि ये अपनी चीज़ों को रीजनरेट कर लेते हैं। बस इतना आपको समझना है। और इसके अंदर आपको कौन से एग्जाम्पल मिलेंगे? स्टारफिश, सी अर्किन, सी ककम्बर और ब्रिटल स्टार। तो स्टारफिश और सी अर्किन आप याद रखिए, ये इंपॉर्टेंट है। आगे देखिए। अरिस्टोटल जो हम लोगों के फिलोसोफर थे, ठीक है, द वर्क ऑफ द अरिस्टोटम लालटेन इज़ टू च्यू द फूड। वो जो लालटेन था वो फूड खा के एनर्जी देता था, तो वो जो था वो सी अर्किन का
लालटेन सी अर्किन से बना हुआ था। और ये बताने का इसका ये मतलब है कि सी अर्किन एकाइनोडर्मेटा फैमिली से रिलेटेड है। आगे आइए, आगे आता है हमारे पास फाइलम कॉर्डेटा। और कॉर्डेटा का मेन फंक्शन क्या है, इसके अंदर नोटोकॉर्ड प्रोजूड रहते हैं, ये मैं आपको पहले बता चुका हूँ। ट्रिप्लोब्लास्टिक रहता है, याद रखिएगा। बाइलेटरल सिमेट्री रहती है, याद रखिएगा। और डोर्सल hollow tubular nerve cord and paired pharyngeal gill slits are other features of cordon। डोर्सल hollow tubular nerve cord, जो इनके पीछे की नर्व कॉर्ड है, पीछे का भाग वो हॉलो रहता है। और पेयर्ड फेरेंजियल गिल स्लिट्स आप याद रखिएगा, ये कुछ फीचर्स हैं कॉर्डेटा के। ठीक है, तो कॉर्डेटा को अधिकतर हम देखते हैं कि दो भाग में बांटा जाता है, एक प्रोटोकॉर्डेटा और एक वर्टिब्रेटा। कॉर्डेटा बहुत बड़ी फैमिली है और कॉर्डेटा को दो भाग में बांटा गया, किसमें, प्रोटोकॉर्डेट और वर्टिब्रेटा। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? तो अब हमें देखना है कि कुछ मेन फैमिली कॉर्डेटा की कौन कौन सी है और उनका क्या मतलब है। ठीक है, आगे आइए। सबसे पहले आपके पास आता है पीसेस। देखिए पीसेस, एक ताश के पत्ते जब खेलते हैं तो उसके अंदर भी पीसेस आता है। और पीसेस का मेन फीचर क्या है, एक्वेटिक लाइफ। और एक्वेटिक लाइफ हो गया, तो आपको इतना पता चला कि पीसेस जो है वो एक्वेटिक लाइफ है, कोल्ड ब्लडेड एनिमल है। आगे इन्होंने बोला है इट्स हार्ट्स पम्प्स ओनली इम्प्योर ब्लड। इनकी हार्ट जो है वो केवल कौन सा ब्लड करती है, पंप इम्प्योर ब्लड। और केवल दो ही चैम्बर उनके अंदर मौजूद रहते हैं, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। आगे इन्होंने बस एग्जाम्पल दिया है हिप्पोपोटामस और टॉर्पीडो, इतना आपको समझना है। और आपको एक चीज़ यहाँ पे और समझनी है कि ये कोल्ड ब्लडेड एनिमल मतलब क्या हो गया। कोल्ड ब्लडेड एनिमल मतलब क्या होता है, तो मैं इतना बता दूं कि कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड आपको समझना है। और वार्म ब्लडेड हम लोग हैं जिनका टेम्परेचर केवल 35 से 40 या कांस्टेंट रहता है। हमारे टेम्परेचर में इससे ज़्यादा अगर चेंज होता है तो हम बीमारी का सामना करना पड़ता है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल हैं जो बाहर के टेम्परेचर के अनुसार अपने टेम्परेचर को चेंज करते हैं, इसका मतलब उनका टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं है, और जो समय के अनुसार या परिस्थिति के अनुसार अपने टेम्परेचर को चेंज करते रहते हैं, उससे हम कोल्ड ब्लडेड एनिमल कहते हैं। और बाकी एनिमल जिनका टेम्परेचर कांस्टेंट रहता है उसे हम वार्म ब्लडेड एनिमल कहते हैं। तो जितने भी मैरीन एनिमल हैं या वाटर से रिलेटेड जितने भी जानवर हैं वो अधिकतर आपको कोल्ड ब्लडेड ही मिलेंगे। आगे आइए, दूसरा पॉइंट है एम्फीबिया। और एम्फीबिया एम्फीबियन से संबंधित है। और एम्फीबियन मतलब वो होता है वो जानवर जो लैंड और वाटर दोनों पे रह सके। ठीक है, इसके अंदर सारे क्रिएचर आपको एम्फीबियन मिलेंगे, ये भी आपके कोल्ड ब्लडेड होते हैं। और इनका रेस्पिरेशन किससे होता है, गिल, स्किन और लंग से होता है। रेस्पिरेशन मतलब सांस। और हार्ट के अंदर आपको 3 चैम्बर देखने को मिलेंगे, जिसमें आपको 2 ऑरिकल और 1 वेंट्रिकल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, 3 चैम्बर। और आगे लास्ट में आपको इतना समझना है, फ्रॉग, नेक्ट्रस, टोड, सेलेमेंडर, फ्रॉग और टोड, ये कुछ आपको यहाँ पे याद रखने हैं। और आपको ये भी याद रखना है कि जो मेंढक बोलता है या क्रॉक क्रॉक करता है वो अधिकतर इसलिए करता है ताकि वो अपनी मेट को मिलाकर सेक्स कर सके। ठीक है, ये कुछ हिलेरियस पॉइंट यहाँ पे डाल दिए आपको हंसाने के लिए, तो हम लोग हंस भी देते हैं। क्रॉकी ऑफ फ्रॉक्स इज कॉल फॉर सेक्स। ठीक है, आगे आइए। आगे आता है रेप्टिलिया। और रेप्टिलिया मतलब रेप्टाइल, और रेप्टाइल मतलब क्या, जो रेंग के चले। तो रेप्टाइल के लिए क्या है, क्रॉलिंग एनिमल, पहली चीज़। दूसरा, ये आपके कोल्ड ब्लडेड रहते हैं। टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक दोनों टाइप के जानवर इसमें आपको मिलेंगे। वर्टिब्रेट रहते हैं, वर्टिब्रा से संबंधित है। ठीक है, वर्टिब्रेट मतलब जिनकी हड्डियाँ पूरी तरीके से डेवलप हों। ठीक है, आगे 2 लिम्ब इनके अंदर मौजूद रहते हैं। आगे रेस्पिरेशन लंग के माध्यम से होता है। इट्स एग्स आर कवर्ड, और इनका जो एग ये लोग निकालते हैं वो एग के ऊपर सेल जो है वो पूरी कवर रहती है, जो कैल्शियम कार्बोनेट की बनी होती है। तो रेप्टाइल में आपको कौन कौन मिल जाएगा, लिजर्ड, स्नेक, टॉर्टॉइज, क्रोकोडाइल, टर्टल, कुछ एग्जाम्पल हैं जो किसके हैं, रेप्टिलिया के। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। आगे आइए, मेसोजोइक एरा जो है उसको हम एरा ऑफ रेप्टाइल कहते हैं, याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है।
कोबरा इज़ द ओनली स्नेक विच मेक नेस्ट। कोबरा ही एक ऐसा जानवर है जो अपना घोंसला बनाता है। हीलोड्रामा इज़ द ओनली पॉइजनस लीजर्ड। सबसे खतरनाक या सबसे विषैला लीजर्ड जो है वो कौन है? हीलोडर्मा। सी स्नेक को हम लोग हाइड्रोफिश के नाम से भी जानते हैं, जो वर्ल्ड का सबसे खतरनाक या पॉइजनस स्नेक है, जिसे हम क्या बोलते हैं? सी स्नेक। यहाँ तक आपको समझ में आया? आगे देखिए, आगे आता है हमारे पास एव्स। अब देखिए एव्स मतलब क्या है। ये कुछ वार्म ब्लडेड होते हैं, टेट्रापोड, 4 पैर, वर्टिब्रेट विथ फ्लाइट एडेप्टेशन। फ्लाइट मतलब उड़ने की क्षमता। ठीक है, यहाँ तक आ गया समझ में? यहाँ तक आपको मेरी बात समझ में आई? क्या लिखा है ये? ठीक है, तो एव्स में आपको क्या समझना है ये आप समझिए। यहाँ पे लिखा है इन्होंने वार्म ब्लडेड, जिसका मतलब मैंने आपको बता दिया। टेट्रापोड मतलब 4 पैर, जो मैंने आपको अभी बताया, या जिनके 4 पैर टाइप के हों, जैसे डायनासोर हो गए, रेप्टाइल हो गए, ये सब जो हैं वो आपके किस में आते हैं? टेट्रापोड में। यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? ठीक है, या हम ये कह सकते हैं कि आपके जितने भी एम्फीबियन, हमारे जो डायनासोर जो पहले के एक्सटिंक्ट हो चुके हैं, ख़त्म हो चुके हैं, वो सब आपके कुछ ऐसे एनिमल हैं जो टेट्रापोड टाइप के थे। ठीक है, जेब्रा हो गया आपका। ठीक है, स्नेक विस्नेक भी सब आपके इसी में आ जाएंगे। और फ्लाइट एडेप्टेशन मतलब इनके अंदर उड़ने की भी क्षमता होती है। ठीक है, अगला मैं आपको एक चीज़ और बताना चाहता हूँ जो आपके काम आएगा, और वो आपको ये समझना है, वर्टिब्रेट्स और इनवर्टिब्रेट्स। वर्टिब्रेट्स एंड इनवर्टिब्रेट्स। तो वर्टिब्रेट्स मतलब हो गया जिनके अंदर एक ढांचा स्केलेटन का मौजूद हो। ठीक है, इनवर्टिब्रेट्स मतलब जिनके अंदर ढांचा मौजूद ना हो। तो आप इतना समझिए कि जितनी भी फिश हो गई, या एम्फीबियन हो गए जो लैंड और वाटर पे रहते हैं, या रेप्टाइल हो गया, बर्ड्स हो गए, और मैमल्स मतलब हम लोग जो हो गए, ये सारे के सारे लोग क्या हैं? वर्टिब्रेट्स हैं। याद रखिएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपके लिए। और इनवर्टिब्रेट्स वो होते हैं जिनकी बैकबोन नहीं होती, और जिनकी बैकबोन नहीं होती तो इसका मतलब वो सॉफ्ट एनिमल्स होंगे। और सॉफ्ट एनिमल्स आपके किस में मिलेंगे? वॉर्म्स हो गए, जेली फिश हो गई, या कुछ कवर जिनके हार्ड कवर हो, एकदम बाहर का ढांचा बहुत ज़्यादा ठोस हो। इसमें आपको कौन कौन मिल जाएगा? स्पाइडर हो गए, या क्रैब हो गया, मकड़ा, ये सब के सब आपके इनवर्टिब्रेट्स हैं। ये आपको समझ में आ गया? आगे देखिए, तो इन्होंने क्या लिखा है? इन्होंने लिखा है कि इनके अंदर विंग्स टू फ्लाई, फ्लाइट एडेप्टेशन है, तो उड़ सकते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन लंग होता है, और इनके अंदर कोई टीथ नहीं होती। एंड बीक हेल्प इन फीडिंग, जो चोंच है उसके माध्यम से खाना खाते हैं। एविकल्चर मतलब होता है, आपको मालूम है, जो बर्ड से संबंधित है उसे एविकल्चर कहते हैं। वहीं से आपका एव्स आया है। ठीक है, वहीं से आपका एव्स आया है, और एव्स का मतलब आप समझ गए होंगे क्या है। ठीक है, यहाँ तक आपको कोई दिक्कत? ठीक है, एव्स आपका वर्ड है या बर्ड से संबंधित है, उसके बारे में इन्होंने जानकारी दी है कि वार्म ब्लडेड होते हैं, टेट्रापॉड होते हैं, फ्लाइट एडेप्टेशन, थोड़ी उड़ने की क्षमता होती है, लंग होता है। आगे देखिए, और बर्ड हैं तो इनका कुछ मेन फीचर भी होगा। फ्लाइटलेस, जो उड़ नहीं सकते या ज़्यादा देरी तक नहीं उड़ सकते, वो कौन से बर्ड्स हैं? कीवी और यूमस। लार्जेस्ट एलाइव बर्ड, सबसे बड़ा बर्ड जो एलाइव है वो कौन है? ऑस्ट्रिच। सबसे छोटा बर्ड कौन सा है? हमिंग बर्ड। और सबसे बड़ा जू, चिड़ियाघर कौन सा है? अलीपुर, जो कलकत्ता में है। और वर्ल्ड का सबसे बड़ा जू कौन सा है? क्रूसर नेशनल पार्क, जो कहाँ पे है? साउथ अफ्रीका में। ये कुछ मेन चीज़ थी जो आपने समझी। आगे आइए मैमेलिया पे, लास्ट। और इसको आप समझ लीजिए, मैमेलिया का मेन फीचर क्या है? स्वेट ग्लैंड्स, पसीना। ऑयल ग्लैंड्स आर फाउंड इन स्किन, हमारे स्किन के अंदर भी, त्वचा के अंदर भी तेल होता है, तो ये कुछ स्किन के अंदर मौजूद रहता है। आगे, सारे के सारे वार्म ब्लडेड होते हैं, टेम्परेचर इनका कांस्टेंट रहता है। 4 चैम्बर होते हैं हार्ड के। टूथ 2 बार निकलता है तो उसे डाइफोडेंट कहते हैं। याद रखिएगा, ये वर्ड भी पूछता है।
तो डाइफोडेंस मतलब टूथ 2 बार आपका निकले। देयर इज नो न्यूक्लियस इन रेड ब्लड सेल, रेड ब्लड सेल में कोई न्यूक्लियस नहीं मिलता, केवल कैमल और लैमा को छोड़कर। आगे इन्होंने बोला कुछ में स्किन जो है उनके ऊपर हेयर भी मिलता है, एक्सटर्नल ईयर बाहर के कान भी मौजूद रहते हैं आपके इसके अंदर, तो मैमल हम ही लोग हुए। आगे इन्होंने बताया कि मैमल को 3 क्लास में बांटा जा सकता है, इम्पॉर्टेंट नहीं है लेकिन समझ लीजिए। कुछ ऐसे मैमल हैं जो एग ले करते हैं, इसमें आपके एग्जांपल क्या है, इक्डीना। आगे इन्होंने बोला कुछ ऐसे हैं जो इमेच्योर चाइल्ड, पूरी तरीके से चाइल्ड जो है वो मैच्योर होके नहीं निकलता है, तो इसका एग्जांपल कौन है, कंगारू। और कुछ ऐसे होते हैं जिनके अंदर चाइल्ड पूरा डेवलप, उसके हाथ पैर मुंह नाक सब एकदम अच्छा रहता है, तो वो हो गया ह्यूमन। ठीक है, तो ये कुछ 3 कैटेगरी थी जिनके अनुसार इन मैमल को डिवाइड किया जा सकता है। आगे ये बता रहे हैं कि अगर मैमल की बात करें तो उसके अंदर गोट जो है उसका सबसे हाईएस्ट टेम्परेचर रहता है। और आगे एक्डीना और डक बिल्ड प्लेटिपस, अब डक बिल्ड प्लेटिपस मुझे नहीं पता है, लेकिन ये दोनों मैमल जो हैं ये एग लेइंग मैमल हैं, इसका मतलब ये प्रोटोयोथेरा में आते हैं। और ये दोनों एनिमल आपके किस में हैं, मैमल्स हैं, लेकिन प्रोटोथेरिया इसका मतलब एग लेइंग मैमल्स हैं। ठीक है, यहाँ तक आपको समझ में आया। तो इस तरीके से आपने एक मेजर पोर्शन और देखा आज, इसको अच्छे से आप समझिए। ठीक है, और कोशिश करिए कि ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप केवल एनिमल किंगडम ही पढ़िए, लेकिन ये सारी चीज़ें इम्पॉर्टेंट है और इनका कभी ना कभी 1 या 2 सवाल हर जगह पे फंस जाता है। तो आप जितने भी इनिशियल या जो अभी नया तैयारी कर रहे हैं उनको ये ज़रूर करना चाहिए कि पहली बार सारी चीज़ों को एकदम ध्यान से पढ़ें और उसके बाद सेलेक्ट करके एग्ज़ाम वाइज अपनी चीज़ों को सेलेक्ट करें और सक्सेस पाएँ। ठीक है, इसी आशा के साथ हम लोग आज का लेक्चर समाप्त करते हैं। आप लोग अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद।